हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं अप्रैल 2022 में जो 10th क्लास का पेपर आया था। वेल आई मस्ट से कि पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा अलग था। इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इन माई प्रीवियस वीडियोज़ की एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हो सकता है, इसीलिए NIOS ने इसे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन किया। तो इट्स बेटर कि हम इस क्वेश्चन पेपर को भी, इसके आंसर्स को भी ध्यान से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ वीडियो, जो कि है अप्रैल 2022 10th क्लास की इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट सेक्शन एज वी नो कि हमारा रीडिंग का होता है। कैन सी क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शन ABCD। क्वेश्चन सारे कंपलसरी हैं, इंटरनल चॉइस जहाँ पॉसिबल है वहाँ दी गई है और आपको आंसर्स आंसर शीट में ही लिखने हैं। सेक्शन A 15 मार्क्स का है रीडिंग, जिसमें 2 पैसेजेस हैं, एक 7 नंबर का है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे एंड मैं आपको आंसर्स पर लेकर जाती रहूँगी। कैसे आप आंसर्स ढूंढोगे? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। मीन्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन दैट यू हैव टू सिलेक्ट। तो इसमें आप क्या करोगे? आपको कीवर्ड सर्च करना है। दैट पीपल ऑफ क्रेट लव्ड आर्ट इज शोन बाय। पीपल ऑफ क्रेट मतलब क्रेट के लोगों को आर्ट पसंद था, ये किस बात से शो होता है? So even if you don't understand the question, it's completely all right. You have to find what are the keywords for this question. इसमें कीवर्ड है people of Crete और art. एक बार आप सारे ऑप्शंस पढ़ लो। स्टोरी ऑफ मिडास, पोट्री एंड स्कल्पचर, बाथरूम्स एंड वाटर पाइप्स, इनॉर्मस पैलेस। तो लोगों को क्रेट के और आर्ट, ये 2 आपके कीवर्ड हैं। तो हम इसको इसमें आंसर में ढूंढते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर आइलैंड ऑफ क्रेट हमें नज़र आ गया और हमें पीपल नज़र आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके आसपास की लाइंस को। देयर वर ऑल्सो ब्यूटिफुल पॉटरी, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स एंड फाइन मेटल वर्क, metal and ivory work. In this little island, the people lived peacefully and made great progress. तो आर्ट से रिलेटेड क्या है कि ये पॉटरी है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है एंड मेटल एंड आइवरी वर्क। तो इसमें हमने देखा था एक ऑप्शन एंड इट वाज पॉटरी एंड स्कल्पचर, सो वी हैव सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ रिलीजन केम आउट ऑफ। तो आइडिया ऑफ रिलीजन इज आवर कीवर्ड। तो हम इसमें ढूंढेंगे आइडिया ऑफ रिलीजन या रिलीजन से रिलेटेड कोई बात। तो ये देखिए, इवन द आइडिया ऑफ रिलीजन केम टू मैन थ्रू द फियर ऑफ द अननोन। तो हमने देखा फियर ऑफ द अननोन है, तो फेथ, हेवन, फियर, नेचर। सो फियर इज द करेक्ट आंसर, राइट। Now, 2 examples that people of Crete lived a civilized life. Civilized life is your keyword here, right? So you will find civilized life. तो इसमें fine civilization mentioned है। तो आप देखेंगे कि क्या है, at the little island of Crete is in the Mediterranean Sea. Once upon a time, there was a fine civilization that flourished here at Knossos in Crete. There was an enormous palace that we have remains of the palace still. There were bathrooms, water pipes. तो मतलब किस बात से पता चलता है कि लोग फाइन सिविलाइजेशन में रहते थे या सिविलाइज्ड लिविंग जीते थे? तो क्योंकि वो बाथरूम्स का यूज़ करते थे, वाटर पाइप्स थे वहाँ पर काफ़ी इन्वेंशंस थी, ओके, और वो पीसफुली रहते थे। ठीक है, तो ऐसे लोग सिर्फ सिविलाइज्ड ही हो सकते हैं। तो दे यूज्ड बाथरूम्स, पाइप्स एंड दे लिव पीसफुली। अब मैसेज गिवन बाय द स्टोरी ऑफ मिडास। मिडास की लेसन से, मिडास की स्टोरी से क्या लेसन मिलता है, क्या मैसेज मिलता है? तो मिडास डेफिनेटली आपका एक कीवर्ड है। यहाँ पर किंग मिडास मेंशन्ड है, तो इस पैरा को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आई फाउंड कि इसमें आंसर्स एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं थे, मतलब पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे नहीं थे, ऊपर नीचे आंसर्स थे। काफ़ी ढूंढना पड़ा आंसर्स को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस पेपर इज अ लिटिल डिफिकल्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। बट हाँ, अब आ गया तो करना तो पड़ेगा ना, राइट। तो इसमें भी आपको डायरेक्टली आंसर नहीं गिवन है। आपको मिडास आपने पढ़ा तो आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर कि क्या है। लेकिन अगर आप रिकॉल करोगे, मिडास का जो टच था, वो हर जिस चीज़ को टच करता था वो सोना बन जाती थी। तो वो उसकी क्या थी? He was thus punished for his greed for gold.
तो उसकी स्टोरी से हमें पता क्या चलता है, क्या मैसेज दिया जाता है कि डोंट बी ग्रीडी। नेक्स्ट इज टुडे एट सम प्लेसेस ह्यूमन सैक्रिफाइस इज रिप्लेस बाय। अब ह्यूमन सैक्रिफाइस को रिप्लेस कर दिया गया है किसके सैक्रिफाइस से, तो यहाँ पर ये बिल्कुल एंड में दिया गया है। फॉर्चुनेटली ह्यूमन सैक्रिफाइसेस डू नॉट टेक प्लेस नाउ, बट इवन नाउ सम पीपल किल एनिमल्स एज सैक्रिफाइसेस टू प्लीज गॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन सैक्रिफाइस इज रिप्लेस बाय एनिमल सैक्रिफाइस। तो आप सैक्रिफाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूज को आपको पैरा 1 में ढूंढना है, गिवन को आपको पैरा 2 में ढूंढना है। पैरा 1 में ह्यूज का मतलब होता है इनॉर्मस एंड गिवन का मतलब होता है ग्रांटेड, जिसमें मिदास की बात हुई, ही वॉज ग्रांटेड द गोल्ड टच। सो दिस वॉज पैसेज 1। लेट्स कम टू पैसेज 2, जो स्टिल क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस अपेरेंटली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं। सो इट्स स्टिल अ लिटिल सिंपल दैन द प्रीवियस पैराग्राफ, बट लेट्स टेक अ लुक। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन MCQ बेस्ड है। हाउ कैन वी फिनिश आवर सैडनेस एंड लोनलीनेस। अपनी सैडनेस और लोनलीनेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अगेन योर कीवर्ड इज फिनिश, सैडनेस एंड लोनलीनेस। लेट्स ट्राई एंड फाइंड इट आउट हियर। अलोन और सैड है, सैडनेस और लोनलीनेस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए अलोन का सिनोनिम क्या है, सैड का सिनोनिम क्या है, ठीक है। तो वो है क्या कि कंपनी ऑफ अदर्स एंड ह्यूमर दैट लाइटन्स आवर डे। तो इससे ह्यूमर से रिलेटेड आप देखोगे ये पैसेज, तो सेंस ऑफ ह्यूमर और हंसने के ऊपर बेस्ड है। So by sharing humor with others is the right answer for it. Okay, now moving to question number 2. How is man different from animals? अब आपका कीवर्ड तो यही है, man different from animals, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो you will not find the word animals in the passage. तो हमने क्या किया, हम एनिमल का सिनोनिम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन कहती है अ सेंस ऑफ ह्यूमर इज व्हाट सेपरेट्स मैन फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स। अब एनिमल्स क्या हैं, लिविंग होते हैं और अदर लिविंग बीइंग्स होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन है और एक एनिमल्स है। तो इसलिए एनिमल्स ना कहकर हम उन्हें अदर लिविंग बीइंग्स कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिनोनिम होना, आपको एनिमल्स का मतलब पता होना, लिविंग बीइंग्स का मतलब पता होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ पेपर करने की इंटेंशन से पेपर सीखना नहीं है, आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी आनी चाहिए अगर आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो अगर आपने अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, अगर आपने अभी एग्ज़ाम देने का मन नहीं बनाया है, तो आई वुड रेकमेंड यू टू follow my other videos in which I explain some grammar topics, I explain some vocabulary words जिसमें मैं pronunciation भी सिखाती हूँ, ताकि आपको English actually में सीखने को मिले। पेपर तो सॉल्व होगा obviously, but इसके साथ साथ आप English भी सीखेंगे, right? So animals का synonym है other living beings। तो क्या सेपरेट करता है एनिमल और ह्यूमन बींग्स को? एक सेंस ऑफ ह्यूमर के। मैन में ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, बट एनिमल में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। So your correct answer is going to be man knows how to laugh. Man cooks his own food? No. Man is cultured? Animals are not. Man don't. सारे आंसर्स जस्टिफाइड हैं, सही हैं, बट कौन सा आंसर पैसेज में इज व्हाट यू हैव टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज ह्यूमर क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर अस। ह्यूमर डिफिकल्टीज हमारे लिए कैसे? तो ह्यूमर और डिफिकल्टी आपके लिए एक कीवर्ड है, तो आपको फाइंड ह्यूमर आ गया यहाँ पर, एंड डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्टी। So your answer is going to be humor tends to lead us into difficult situation when we exaggerate our point and thus tease others. ठीक है? So this is your answer. Then number 4, why is healthy humor always successful? Healthy humor and successful, they are your keywords. So let's try and find it out in the passage, and it is over here. It makes us, no, humor used with a healthy mind is always successful. It makes us laugh and also amuses. तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। Amuses the person we are laughing with. In such a situation, we gain trust and generate a feeling of cooperation. Okay, this is number 4. Number 5 is what is an important thing to note while making a humorous remark. Important thing आपका keyword है और humorous remark आपका keyword है. So humorous remark हमने यहाँ पर देखा था. We either blame others or blame ourselves for humorous remarks made by us or for us. Important thing to note, important भी आ गया, humorous remark भी आ गया, is what is said and how it is said. This is your answer to number 5. And number 6 is which 2 soft skills are required for good conversation. So soft skills and conversation are your keywords. So it is okay, soft skills ये रहा. So
अब ये नहीं कहा गया है कि दो चीज़ें मेंशन है या नहीं, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी दो चीज़ें मेंशन हैं। हो सकता है तीन चीज़ें भी हों तो आपको तीन में से कोई दो लिखनी होंगी। सो यू कैन से वी नीड अ फ्यू वेल चोजन वर्ड्स फर्स्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अदर्स एंड देन मेक अ सीरियस पॉइंट विदाउट बिकमिंग ऑफेंसिव। सो एक्चुअली दो चीज़ें ही मेंशन की गई हैं। So that's question number 6. Number 7 is a synonym का passage words ढूंढने आपको। Cheerful, something that makes you cheerful, that makes you happy is lighten. अब वैसे आप देखोगे lighten का मतलब क्या है, light करना, bright करना, but lighten करना किसी का mood lighten करना हंसाकर. So that also is a another word for laughing. ठीक है, तो lightens produce और create करना मतलब generate करना. सो लाइक आई सेड, आपको वोकैबलरी बिल्ड करना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी आंसर्स को ढूंढना, ठीक है। सो लेट्स कम टू सेक्शन बी नाउ। सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है, 25 मार्क्स का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको 3 सिचुएशंस दी गई हैं, आपको उन सिचुएशन पर अपने व्यूज़ लिखने हैं। तो ऐसे डायरेक्टली आपको पैसेज नहीं दिया गया है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल फोन्स आर फाउंड इवन इन द हैंड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आपने देखा ही है कि पैंडेमिक टाइम्स में मोबाइल फ़ोन स्कूल के बच्चों के हाथों में भी आ गए हैं। दे वेस्ट अ लॉट ऑफ देयर टाइम ऑन फोन। बच्चे अपना बहुत सारा टाइम फ़ोन के ऊपर वेस्ट करते हैं। द फोन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन स्टडीज एट द सेम टाइम। वॉट आर योर व्यूज़ अबाउट द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स? आपका व्यू क्या है बच्चों का मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी एक प्रो बता दिया गया है, एक कॉन बता दिया गया है। प्रो क्या है कि इससे इंफॉर्मेशन मिलती है और स्टडीज़ में हेल्प होता है, बट एट द सेम टाइम फ़ोन के ऊपर बच्चे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो आपका क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? तो आप इसके साथ साथ आप बिगिनिंग कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के हाथ में होते हैं और ये एक 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और जब से पैंडेमिक टाइम आया, आप पैंडेमिक को हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि इसकी ही वजह से बच्चों ने मोबाइल की तरफ अपना डाइवर्ट किया है अटेंशन, ताकि उनकी स्टडीज़ कंटिन्यू रह सकें। In the beginning paragraph you can say that I feel that it is a blessing in disguise because अगर मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते तो पैंडेमिक टाइम्स में हम कैसे कनेक्ट हो पाते, because there had been a lot of instances, there had been a lot of situations and circumstances जिसमें the people were locked inside their own houses and they had no connection with the rest of the world, so they had to ultimately depend on internet and mobiles to stay connected with their friends, their relatives and with the rest of the world. So it is very important not just for children but for the other people to depend on mobile phones. Now coming to the school children only, we can say कि studies जो हैं वो mobile phones की ही वजह से possible हुई हैं. There are a lot of households जिसमें लैपटॉप्स नहीं हैं, कंप्यूटर्स नहीं हैं, बट उनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, स्मार्टफोन्स थे सो टू से, और उन्हीं की वजह से, इंटरनेट और मोबाइल होने की ही वजह से वो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, अपनी क्लासेस ले पाए, एंड दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 2 years. It was not a very small time. So we can say, so it's up to you to say that कि हाँ इसके प्रोज ही प्रोज ज़्यादा थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके कौन ज़्यादा थे, कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हुई, बच्चों को आई साइट के ऊपर प्रॉब्लम हुई, एंड दे आर ऑल्सो प्रोन टू यूजिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेट ऑन देयर मोबाइल विच एक्चुअली मेड देयर माइंड गो ब्लैंक मेनी ओकेजन्स, की वो सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऊपर डिपेंड होने लगे, वो अपना माइंड अप्लाई नहीं करने लगे, एंड एट द सेम टाइम वो किसी वल्नरेबल साइट पर भी जाकर अपना exploitation होने लगा। तो you can mention any type of opinion that you feel like. आप pros भी mention कर सकते हो, cons भी mention कर सकते हो. So this is your first question. Second question is, all schools do not have playgrounds, so all students cannot take part in games. There is a pressure of board and entrance examination. Even then, both parents and teachers want students to take part in games and do well in examination. What should they do? अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो व्यूज़ के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपसे एक सोल्यूशन मांगा गया है, ठीक है, आपसे सजेशन मांगा गया है। तो कहता है कि सारे स्कूल्स में प्लेग्राउंड नहीं है, इसीलिए सारे बच्चे जो हैं गेम्स में पार्ट नहीं ले सकते।
एग्ज़ाम्स का, बोर्ड एग्ज़ाम्स का, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का भी प्रेशर रहता है, तब भी पेरेंट्स और टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे गेम्स में पार्ट लें और एग्ज़ाम्स में भी अच्छा करें। तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि दोनों ही चीज़ों में एक्सेल करना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हर जगह देना। तो इसके लिए आपके क्या सजेशन, आप बता सकते हैं कि पेरेंट्स का ये सजेशन हो सकता है। आप अपने पैसेज को दो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सजेशन आप पेरेंट्स के लिए लिख सकते हैं, एक सजेशन आप टीचर्स के लिए लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में चेंज करने की कोशिश करोगे कि all the institutions, all the educational institutions do not have a place to play or do not have sufficient playgrounds on which a lot of students can be accommodated and they can play their choice of games or they can do some physical activity. At the same time, there is a pressure of entrance examination, competitive examination. So there needs to be a balance that should be in both studies and games, right? तो academic और co-curricular activities में एक balance होना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए हम सजेशन इन द फर्स्ट पैरा लिख सकते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटा उनको गेम्स के लिए देना चाहिए, एंड इन लेट्स से 2 आवर्स वो गेम्स खेलें, 2 आवर्स वो पढ़ाई करें, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा रिलैक्स करें, उसके बाद दे कैन रिज्यूम देयर एकेडमिक्स. So there has to be a timetable, there has to be a balance between the two things, right? तो पेरेंट्स के लिए ये सजेशन हो सकता है. टीचर्स के लिए क्या हो सकता है? टीचर्स को टाइम टेबल ऐसे बनाना चाहिए कि उसमें गेम्स की भी जगह हो, स्टडीज़ के साथ साथ गेम्स की भी जगह हो. मे बी दे कैन कीप द गेम्स पीरियड इन द आफ्टरनून और आफ्टर द ब्रेक, जिससे बच्चे जो लेजी फील करने लगते हैं दे स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक एंड दे कैन कॉन्सेंट्रेट मोर on academics. So you can say that the balance needs to be struck and there is a need for time management to manage their time between academics and the games. So that way you can expand your paragraphs. और as it is आपको सिर्फ 100 words में तो लिखना, 100 words में easily paragraph बन जाएगा. ठीक है? Okay. Now next question is, everyone wants a car. It is a convenience as well as a status symbol. At the same time, more cars mean more pollution, more traffic jams, more accidents and more violence on the roads. What should society and the government do? आप देखोगे B और C जो है दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं. एक बार आपको एक एडवांटेज दे दिया, एक डिसएडवांटेज दे दिया और आपसे 2 लोगों के बारे में सजेशन पूछा गया. इस वाले में टीचर्स और पेरेंट्स का सजेशन क्या होना चाहिए, इस वाले में सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन होना चाहिए. कहते हैं कि कार सबको चाहिए, सबके लिए वो कन्वीनियंस है, स्टेटस सिंपल है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा कार्स मीन ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा ट्रैफिक जैम, ज़्यादा एक्सीडेंट्स एंड ज़्यादा वायलेंस ऑन द रोड्स. सो अगेन क्या होना चाहिए? तो इसके लिए सोसाइटी के लिए क्या है रूल्स और गवर्नमेंट के लिए क्या रूल्स हैं. तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी को कारपूल करना चाहिए. सोसाइटी के जो लोग हैं उनको प्लांट करने चाहिए ट्रीज़, उनको फॉलो करने चाहिए ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली, और उनको अपने व्हीकल्स का पोल्यूशन लेवल चेक करना चाहिए. ठीक है? कारपूल करेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक जैम नहीं होगा, प्लांट करेंगे ट्रीज़ और अपना पोल्यूशन चेक करवाएंगे तो पोल्यूशन चेक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा. अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक जैम्स भी कम होंगे. ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ में आप गवर्नमेंट की बात लिख सकते हैं, वेयर गवर्नमेंट कैन follow and can implement stringent rules. Stringent means strict rules for violation. अगर किसी ने violate किए traffic rules, उनको stringent सज़ा मिली जाए या फिर कोई punishment दी जाए या कोई penalty हो या कोई fine हो या something like that. अगर traffic jam ज़्यादा होते हैं, the government can build broader roads, infrastructure facilities ज़्यादा हों, और plant trees तो दोनों को ही करने चाहिए. So this way you can give your suggestions. सो आई होप कि आपको पैराग्राफ के लिए काफ़ी मटीरियल, काफ़ी मीठी मटीरियल मिल चुका है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फॉर्मल लेटर. आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई टू योर कॉलोनी इज वेरी इरेगुलर. ड्यूरिंग हॉट डेज इन समर देयर इज नो पावर फॉर सो मेनी आवर्स. राइट अ लेटर टू द एडिटर, Daily News, Malikpur, drawing attention of the concerned authorities to your problem. You are Arpit Bose, 212 JJ Colony, Malikpur. फॉर्मल लेटर है, साफ पता चल रहा है. फॉर्मेट आना चाहिए. आप सबसे पहले क्या लिखोगे? दी एडिटर, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम डेली न्यूज़, उसके बाद लोकेशन का नाम मलिकपुर, उसके बाद डेट, मंथ एंड देन द ईयर. सो द डेट इन द करेक्ट फॉर्मेट. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू पुट योर एड्रेस. आपको अपना एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, 212 JJ कॉलोनी, मलिकपुर. ठीक है? तो ये पार्ट हो गया कंप्लीट.
उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट को आप कर देंगे अंडरलाइन, एक्सेसिव पावर कट्स इन जे कॉलोनी। आप ये भी लिख सकते हैं इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन जे कॉलोनी। सो द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट, क्रिस्प और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर डियर सर। देन एक जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हैं एक स्टैंडर्ड लाइन होती है, वो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स, and then you write the problem. So here the problem is irregular electric supply in JJ Colony, Malikpur. ये आपका फर्स्ट पैरा हो गया कंप्लीट। सेकेंड पैरा में आप क्या लिखेंगे, डिटेल मेंशन करेंगे कि बहुत हॉट डेज होते हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी होती है, कई घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी गायब होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर मेनी आवर्स एट अ स्ट्रेच। द स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एल्डरली पीपल, इवन चिल्ड्रन, all the people are in the colony are facing a lot of problems. Appliances नहीं चल पाते, household chores नहीं हो पाते, there is also a problem of water shortage क्योंकि electricity से मोटर कनेक्टेड होती है और मोटर से पानी कनेक्टेड होता है, सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पानी की भी शॉर्टेज होने लगी है। सो यू आर गोइंग टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड, राइट। द थर्ड पैरा इज लाइक अ वैलिडिक्टरी, और इसमें आप कंक्लूड करेंगे आप कॉल टू एक्शन की जो आपका लेटर पढ़ रहा है वो क्या करे आपका लेटर पढ़कर, ठीक है। तो इसमें हम कॉल टू एक्शन, एक्सपेक्टेशन लिखते हैं अपने रीडर से, क्या उसे करना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि प्लीज प्रिंट दिस लेटर, प्लीज पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज टेक नेसेसरी एक्शन। क्योंकि एडिटर को तो हम यही बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हम उसके डायरेक्टर को लिख रहे होते तो हम कहते हैं कि प्लीज डू समथिंग अबाउट इट सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। एंड देन इन द एंड यू आर गोइंग टू राइट योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, उसके बाद कॉमा और आप अपना नाम लिखते, अपना नाम नहीं अर्पित बोस, क्योंकि मेंशन्ड है आपका नाम ऑलरेडी, right? So this is how you are going to get good marks on your letter writing. Format के भी नंबर होते हैं, language and grammar and spelling के भी नंबर होते हैं, so don't miss out on anything. Okay? Now let's move to question number 5 जो कि है message writing. Question है एक कॉन्वर्सेशन ज्योति और गीताज मदर के बीच में, और जहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले वो ही एक्चुअल मैसेज होता है। अब ज्योति ने फ़ोन किया और गीता की मदर ने फ़ोन उठाया। कैन आई स्पीक टू गीता, मैसेज किसके लिए है, गीता के लिए। किसने कॉल किया, ज्योति ने कॉल किया। तो आप जब मैसेज लिखेंगे तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे मैसेज, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे डेट एंड फिर लिखेंगे डियर गीता। डेट और टाइम भी लिख सकते हैं आप। फिर आप लिखेंगे डियर गीता। अब किसने फ़ोन किया, आप लिखेंगे मिस ज्योति कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट। ये आपकी एक स्टैंडर्ड लाइन होनी चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो मैसेज। क्या इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्म दैट the interview at DAV school, it काट दो, has been postponed to tomorrow at the same time and place। कुछ नहीं करना है, इसको जितना शॉर्ट रखोगे, जितना क्रिस्प रखोगे उतना अच्छा है। डेट और टाइम आपने ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे मॉम। आप ये नहीं लिखेंगे गीताज मदर, ऑब्वियसली जब आप गीता को मैसेज लिख रहे हो तो गीता की मदर ही होगी, तो आप मॉम लिखोगे क्योंकि गीता तो अपनी मदर को मॉम कहती होगी या मम्मी कहती होगी, तो मॉम या मम्मी लिखना है एंड में, गीताज मदर नहीं लिखना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर फॉर 4 marks फॉर मैसेज राइटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग को ध्यान रखना है, ऑलवेज 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 यू हैव टू राइट इट इन पैसिव वॉइस। इसमें आपको डेट लिखनी होती है, इसमें आपको एक हेडिंग लिखनी होती है। लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। लास्ट मंथ योर स्कूल प्लांटेड 40-50 trees in and around your school. Young plants or saplings were provided by the state government. The police commissioner planted the first tree. Write a report on the event in about 100 words. Give it a suitable title. You are Anamika. आप अनामिका हैं। लास्ट मंथ आपके स्कूल ने 40-50 ट्रीज आपके स्कूल में और उसके आसपास प्लांट किए, और छोटे छोटे पौधे लगाए गए, छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए गए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किए थे, और पुलिस कमिश्नर ने पहला फर्स्ट ट्री प्लांट किया। आपको रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड्स में। सबसे पहले आप इसका हेडिंग बनाएंगे, तो हेडिंग तो आपको खुद कैची सी हेडिंग होनी चाहिए। मैंने इसमें हेडिंग लिखी है एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स ग्रीन दिल्ली। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर की कैची सी हेडिंग जब तक नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ने में। सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग अ वेरी कैची अट्रैक्टिव हेडिंग, ठीक है।
and then you can maybe underline it or whatever, but you can always leave a line after the heading ताकि पता चल जाए हाँ भाई ये heading है. उसके बाद आप लिखेंगे place, उसके बाद आप लिखेंगे date. Then you will also write who is the writer of the report, and that is Anamika. So by Anamika आप लिख देंगे. अब आप स्टार्ट करेंगे. So you can say लास्ट मंथ आप स्कूल का नाम लिख दो, APJ स्कूल या ABC स्कूल प्लांटेड 40-50 ट्रीज इन एंड अराउंड इट. ठीक है. अब इट वॉज पार्टिसिपेटेड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, देन यू कैन से विच डेट इट वॉज. अब आप डिटेल्स इन्वेंट करनी स्टार्ट कर दोगे, लेकिन इंश्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन पैसिव वॉइस ओनली, राइट. ओके, रिपोर्टेड स्पीच में बेसिकली लिखना है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और डेट किस दिन थी, और मे बी आप लिख सकते हो कि ग्रीन क्लब जो कि स्कूल था उसने इसका पार्ट लिया था. इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द ग्रीन क्लब ऑफ द स्कूल एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन दिल्ली प्रोग्राम. फिर आप प्रोग्राम शेड्यूल बता सकते हो. द प्रोग्राम शेड्यूल वॉज देयर वॉज अ वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल और बाय द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल. देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन ऑन स्लोगन राइटिंग ऑन क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली. Then several competitions, painting competitions were organized in the school on the same day, and the winners were announced. The first sapling, अब important information क्योंकि question में दी गई है, first sapling was planted by the police commissioner. Then vote of thanks, there was a speech by the principal of the school, and there was a vote of thanks in the end, and refreshment was served to one and all. Or you can say the participants, and the event turned out to be a great initiative towards making Delhi greener. ठीक है, तो हमने एक बार हेडिंग से भी अपनी रिपोर्ट को लिंक कर दिया. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. 7 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको 6 मार्क तो इसमें मिल जाएंगे. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक रफ कॉलम बनाकर अपने आइडियाज जॉट डाउन कर सकते हो, एंड देन यू कैन इलैबोरेट ऑन द सेम. ठीक है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आपको करनी पड़ेगी. Now moving on to section C, which is grammar section. ये आपका 30 marks का आता है. Also I would like to thank the student who has sent me this question paper. उसने मुझे इसका PDF बनाकर भेजा. I'm really thankful to you, and that's how I got this paper. So थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं white हो रहा है क्योंकि कहीं कहीं कुछ पेन से लिखा हुआ था, तो I was trying to erase it, and then I have come up with this video. So please excuse अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है, but I'm very thankful to that student. Okay. Number 7 question is complete the following dialogue by filling in the blanks. Directly कुछ नहीं पूछा है, कुछ नहीं बताया है कि किससे फिल करना है, क्या फिल करना है, but you have to assume it on your own. But it's very simple. You can say where are you going, Sumit? I dash going to the bank. तो क्या आएगा, am ही आएगा. 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है. Why are you going there? I have to withdraw 1000 rupees. Why do you need this much money? बात खत्म, पैसेज खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, 3 नंबर का है, कुछ नहीं बताया किससे फिल अप द ब्लैंक्स करना है. मैडम, आई हैव अ प्रॉब्लम. व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई डू नॉट लाइक दिस सीट. मैडम, व्हाई डोंट यू लाइक योर सीट? आई कांट सी द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम हियर. आई विल चेंज योर सीट. क्या है, मोडल वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इधर भी सेम मोडल वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स से फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, बट आपको बताया नहीं गया कि किससे करनी है. सो यू नीड टू अप्लाई योर ओन माइंड टू फिल अप दीज ब्लैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ बताया गया कि आपको प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स से ही फिल करना है. पहले आइडेंटिफाई करो पैराग्राफ का टेंस क्या है. टेंस है वॉज लगा हुआ आपने देख लिया, डिड लगा हुआ देख लिया, रैन देख लिया, तो इट लुक्स लाइक दैट इट इज इन पास्ट टेंस. बट सारे में अगर आप पास्ट टेंस फिल कर दोगे तो आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि कहीं पर आईएनजी फॉर्म है, कहीं पर पास्ट फॉर्म है, कहीं पर फर्स्ट फॉर्म भी है. सो रीड इट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू आंसर, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे नहीं है. इन अफ्रीका अ मैन सैट. सैट ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है. अ मैन सैट डैश अ मील इन हिज हाउस. ही सैट ईटिंग अ मील इन हिज हाउस. A leopard jumped through the open door of the house. The man was shocked on seeing a small dog. The leopard picked it and ran away. तो on saw लिख दोगे तो गलत हो जाएगा. On seeing the dog, he picked it up and ran away. The man did not have the time even to. अब to के साथ always verb की first form आती है. To get out of his chair. So that's how you're going to read first and then write the answers. Moving to question number next. इसमें आपको चूज करना है करेक्ट. बीना हैड अ रैग डॉल. इट, अब हैड ऑलरेडी बोल दिया है तो पास्ट टेंस है. इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दिया था. सो इट वॉज मेड ऑफ बिट्स ऑफ ओल्ड क्लोथिंग. ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स शी यूज्ड टू टॉक.
So she used to talk to her doll. Such a talk would put her to sleep. So again, आप एक बार रीड करिए, ट्राई टू गो बाय योर इंस्टिंक्ट. आपको लगता है कि ये वाला वर्ड आ रहा है तो ये वाला फिट कर दो. कभी कभी गलत भी हो जाता है, बट मोस्टली हम जब रीड करते हैं और एक फ्लो में बात आती है तो हम वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं. मोस्टली हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो अक्सर ठीक होता है. So try to go by your instinct if you don't know how to choose a correct answer. But I would suggest don't leave any question unattempted. कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़िए, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. एंड कभी कभी अक्कड़ वक्कड़ भी करना पड़ता है ना. Now let's come to question number 11. ये रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है. 6 मार्क का. कितना सिंपल है, एक एक दो दो वर्ड से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है. क्वेश्चन है, सेल्समैन और सलीम के बीच में कॉन्वर्सेशन है, आपको उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है. तो सेल्समैन रिस्पेक्टफुली आस्क सलीम व्हाट. अब व्हाट से शुरू हो रहा है. व्हाट डू यू वांट सर, है ना. तो व्हाट ही वांटेड, ठीक है. डू यू वांट को ही वांटेड, ठीक है. सलीम रिप्लाइड दैट, अब क्या है, आई वांट टू बाय अ गिफ्ट फॉर माय सन. दैट आई को ही कर दिया, वांट को वांटेड कर दिया, टू बाय गिफ्ट फॉर हिज सन ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो ही वांटेड टू बाय इज द आंसर. द सेल्समैन वांटेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट हिज सन. तो व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट, योर सन, हिज सन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वाई डिड आई राइट हिज सन अगेन. वुड लाइक आएगा सिर्फ, ठीक है. सलीम टोल्ड हिम दैट हिज सन, तो हिज सन, अब लाइक्स टू रीड बुक्स है तो लाइक्ड टू रीड बुक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है. एट दैट द सेल्समैन आस्क्ड what is the age of your son, what the age of his son was. Salim said that he is 9 years, he was 9 years old. हो गई बात कंप्लीट, ठीक है. आ गए 6 मार्क्स. Now take a look at the next question. Next question है, हमें इसको passive voice में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है rewrite the above passage by fill in the blanks with the verbs in the passive voice. So the question is, Ram has put on a new shirt. A new shirt has been put on by Ram. नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ ही विल कोम्ब हिज हेयर. तो ही विल कोम्ब हमारा वर्ब है, तो हिज हेयर विल बी कोम्ब्ड बाय हिम, ठीक है. नेक्स्ट, ही पुट सम ऑयल इन हिज हेयर समटाइम्स. सो सम ऑयल इज पुट इन हिज हेयर बाय हिम समटाइम्स. वेरी सिंपल. मीनवाइल हिज ब्रेकफास्ट, अच्छा, मदर हैज कुक्ड, तो हैज बीन कुक्ड आ जाएगा. वेरी सिंपल, इजंट इट. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टर्स का. कनेक्टर्स आपको ऊपर दे रखे हैं, नीचे आपको पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन है. अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टेक अ लुक एट इट. ही वॉज हैप्पी टू विजिट द स्कूल ही हैड स्टडीड इन हिज चाइल्डहुड. वो अपने स्कूल जाकर खुश हुआ, वो वहाँ पर अपने बचपन में पढ़ा था. कहाँ पर पढ़ा था, अपने स्कूल में. तो वेयर से आप इसको कनेक्ट करेंगे. ही वॉज हैप्पी टू विजिट द स्कूल वेयर ही हैड स्टडीड इन हिज चाइल्डहुड. कोई चेंज नहीं है. He had done all the questions, he did not leave his seat. उसने सारे क्वेश्चंस करे, फिर भी उसने सीट लीव नहीं करी, तो आप कहोगे yet he did not leave his seat. He got good marks, इसलिए उसके पेरेंट्स हैप्पी थे, so his parents felt very happy. कितना सिंपल है. अगर लिटरेचर थोड़ी सी टिपिकल है, रीडिंग थोड़ी सी टिपिकल है, तो ग्रामर इतनी सिंपल दे दी, राइटिंग इतनी सिंपल दे दी. तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फेल कराने पे ही उनका दिमाग है. नो, they want you to learn and apply what you have learned throughout the year. Okay, now let's come to section D. section D, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आया है, थोड़ा सा डिफरेंट आया है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर ही नहीं पाए. 30 मार्क का होता है. फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज वोवन बाय इंडियन वीवर्स फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए इंडियन वीवर्स क्या वोव करते हैं, ब्लू कलर्ड रोब, ठीक है. 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक या 2 सेंटेंसेस में आंसर देना है, ठीक है. पोएट क्या चाहता है, हमें वाटर, एयर और प्लांट्स के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसको सेव करना चाहिए आज और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए. सो द पोएट वांट्स अस टू डू नहीं, टू सेव वाटर, एयर एंड प्लांट्स फॉर टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल इवेंट क्या था. फाइनल इवेंट था 100 यार्ड डैश 100 यार्ड रेस. ओके, MCQ है, 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है. अब अगेन एक और MCQ है, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. ये भी मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराया था, अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाला भी कराया था. तो दे लाफ इन एन आर्टिफिशियल मैनर. दे लाफ, उनकी फेक लाफ होती है, वो सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी हमने क्वेश्चन किया था कि ट्रीज क्या करते हैं, लेकिन इसका जो है ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है. आपको पैसेज दे दिया, स्टैंजा दे दिया, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन है कि डस्क क्या है. Dusk is the time of the evening after which it starts to get dark. Okay, what does it do to the birds?
When dusk sends quickly the birds to rest, तो आप ऐसे ही भी लिख सकते हो, तो it sends the birds quickly to their homes to get rest. What do the trees do? Trees shelter them safe in a nest. The trees provide shelter to the birds. Where do the birds feel safe? Safe कहाँ पर feel करते हैं? Nest में. The birds feel safe in a nest. 4 नंबर का क्वेश्चन कितना सिंपल है. Okay, next क्वेश्चन देखिए. ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. कौंडिबा लेफ्ट होम एंड केम टू मुंबई. क्यों उसने मुंबई में आया अपना घर छोड़कर? तो ये देयर वाज, अगर आप लेसन पढ़े होते तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि फेमीन आया था महाराष्ट्र में, इसलिए उसने अपना घर वर छोड़ा और मुंबई आ गया. ओके, व्हेन हर फादर लेफ्ट होम, जब उसके फादर घर से चले गए तो कीजिया को कैसा लगा? ऑब्वियसली शी वाज रिलीव्ड, सो शी फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सस्ती ब्राटा. सस्ती ब्राटा जो था वो पॉलिश वाले था, शू शाइन में से था. वो अपने शूज पॉलिश क्यों नहीं कराता? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे. ही डिड नॉट हैव द मनी फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एनी 2 करने हैं 30-40 वर्ड्स में. सो आई हैव डन ऑल ऑफ देम. व्हाट डज रिसाइकलिंग रबिश हेल्प इन द एनवायरनमेंट? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाया है. तो आप लिखेंगे इट रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल गैसेज, या आप लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs released by the burning of waste destroys the ozone layer of the atmosphere. This causes global warming, and hence lesser the burning, lesser would be air pollution and global warming. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है कि बिग मंकी एंग्री कैसे हो गया स्क्विरल से, लेकिन अगर आपको लेसन याद हो तो आपको याद होगा कि एक ब्राउन स्क्विरल पेबल्स लेके जा रही थी, वो मंकी के सामने आ गई, मंकी एकदम गिरने वाला था एंड he became angry with the squirrel. So you will write, a brown squirrel who was carrying pebbles suddenly came in the way of the great monkey who was carrying a large heavy stone. He was about to fall because he had to jump back to avoid the squirrel. Therefore he was annoyed. He got annoyed with the squirrel. Next question. Which tragic incident took place at the Sri Krishna's High School in Kumbakonam? Very unexpected question. बिल्कुल expected नहीं था कि कौन सा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ ट्रैजिक इंसिडेंट कुंभकोणम के हाई स्कूल में. तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक विलेज फार्मेसी का क्वेश्चन है. आई हैड टू इरेज दैट, बट लेसन का नाम लिखा हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में. तो ये जो उसका छोटा सा एक्सर्प्ट था डायरी का, उसमें से आपको ये आंसर मिलेगा. वैसे मैंने आंसर लिख दिया है. अ मास नून मील वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड इन द स्कूल किचन ऑफ Sri Krishna High School in Kumbakonam. No one noticed a small fire in the corner of the kitchen. The fire rose when a strong wind blew. I did not write it. Wind लिखेंगे. Wind blew and caught the thatched roof. ये पूरा क्वेश्चन मैंने आंसर बुक में से ही लिया है. The roof fell down, burning the students alive as there was no room for exit, in which 75 died immediately and 18 died in the hospital who suffered severe burns. तो क्या रीज़न था? क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी फायर लग गई थी और फायर रूफ में पहुँच गई थी, और क्योंकि रूम नहीं था एग्जिट का, इसलिए इतने सारे बच्चों का डेथ हो गई. ठीक है. सो दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रैन टू ग्रैंड मदर टोल्ड हर आई हैड बीन बिटन. राजा वाले लेसन का है, स्नेक बाइट में से, और इसका है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. हु इज आई? आई कौन है? आई इज राजा. हु हैड बिटन आई? आई को किसने काटा है? एक बी ने काटा है, लेकिन ग्रैंड मदर को लगा था कि स्नेक ने काटा है. Why did the grandmother think the narrator had been bitten by a snake? Grandmother को ऐसा लगा ही क्योंकि उसे स्नेक ने काटा है, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में स्नेक को उसने पकड़ लिया था, तो ग्रैंडमदर को लगा इसने शायद कुछ किया होगा और स्नेक ने इसको काट लिया. Grandmother thought that the narrator had been bitten by a snake because earlier during the day he had caught a snake. So she thought he must have done something this time too and got bitten by it. ओके. नेक्स्ट, व्हाई डिड शी कॉल आउट टू ग्रैंडफादर? उसने ग्रैंडफादर को आवाज क्यों लगाई? क्योंकि उसने कहा ना कम एंड सी व्हाट हैपेंड टू राजा, क्योंकि वो चाहती थी कि ग्रैंडफादर जो है जल्दी से कुछ करे और राजा को उसकी स्नेक बाइट से क्योर कर सके और मे बी उस ओझा के पास ले जा सके. सो शी कॉल्ड आउट टू द ग्रैंडफादर सो ही कुड डू समथिंग इमीडिएटली एंड टेक हिम टू द पर्सन हु कुड क्योर स्नेक बाइट. Alright, now next question is number 19, and this also is a reference to context. Yes, the first woman who I saw saved was picked from the street. ये मदर टेरेसा वाली बात है, caring for others. This is also quite unexpected. इसमें I कौन है? I is मदर टेरेसा. Where did the narrator pick up the woman? अब उसने क्या लिखा? Pick up from the street. तो the narrator picked up the woman from the street. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नरेटर ने उसे क्यों पिक किया? व्हाई डिड द नरेटर पिक्ड अप? द नरेटर पिक्ड हर अप बिकॉज द पीपल कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर हर, बिकॉज नो वन कुड डू एनीथिंग फॉर हर. ठीक है. हाउ डिड द नरेटर फोर्स द हॉस्पिटल टू एडमिट हर? तो आपने उसे क्या किया? द ओनली
They only took her in because I refused to move until they accepted her. Answer जो है उसी में mentioned है. The narrator forced the hospital to admit her by refusing to move until they accepted her. So again, the questions will be found from the passage itself. You just have to read carefully. Okay. Next question जो है वो any one करना है, but 100 words में है. 5 mark का question है तो 100 words में reply करना है, answer करना है. Why did the chairman not like the master to enter the headmaster's room? Again, ये थोड़ा सा unexpected है, बट फिर भी चेयरमैन को अच्छा क्यों नहीं लगा कि वो हेडमास्टर के रूम में मास्टर अकेला जाए. तो आंसर है द चेयरमैन एंड द अदर पीपल आउटसाइड द हेडमास्टर्स रूम डिड नॉट अलाउ द मास्टर टू गो इन बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू गो विदाउट एनी आर्म्स, विदाउट एनी प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन. ही feared the tiger could kill him. He did so as he was holding a position of responsibility. It was his duty to ensure the safety of the people. So this is the answer. Dr. Kurian ने अमूल डेयरी को एक लार्जेस्ट कोऑपरेटिव डेयरी कैसे बना दिया. मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन बट वी डिड द सिमिलर क्वेश्चन. तो आपको थोड़ा सा एक आंसर पढ़ लिया तो उसको अगर याद किया है तो आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे तो यू विल गेट सम मार्क्स आउट ऑफ द 5 marks. Right? So you will write Dr. Verghese Kurian developed the Amul Dairy unit into the largest cooperative dairy in India. As a result of Dr. Kurian's relentless efforts, the poor milk producers were protected from being exploited. The farmers came to appreciate the spirit of cooperation in addition to acquiring marketing skills. He introduced various reforms in the administration of Amul Dairy. He proposed to distribute half of its profits to the milk producers as dividends. Dr. Kurian's reforms improved the rural economy considerably. So this is the answer for question number 20 B part. इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है and that's all in the today's lesson. I hope you have understood, you have followed कि किस टाइप का पैटर्न आ सकता है. So be well prepared. At the same time अपनी रीडिंग को, अपनी ग्रामर को भी इम्प्रूव करते जाइए. और अगर आपको स्पीकिंग भी इम्प्रूव करनी है so you can also follow my other playlists and keep learning and I wish you all the very best for your exam. Take care and God bless. Bye.